आज हम एक ऐसी किताब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं बताती बल्कि आने वाले समय की दिशा भी दिखाती है। ये किताब हमें सिखाती है कि दुनिया में पावर शिफ्ट कैसे होता है, करेंसीज क्यों गिरती हैं, एम्पायर्स क्यों टूटते हैं और नई ताकतें कैसे उभरती हैं। मैं बात कर रही हूँ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर बाय रे डालियो की। रे डालियो ने 500 साल के ग्लोबल हिस्ट्री डेटा को एनालाइज किया और एक पावरफुल फ्रेमवर्क दिया है जिसे वे कहते हैं बिग साइकिल। उनका मानना है कि देशों का जीवन भी इंसानों जैसा होता है, पहले जन्म, देन विकास, देन चरम और फिर पतन। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक समझोगे तो आप न्यूज हेडलाइन से आगे सोच पाओगे और पैटर्न्स को पहचानना सीख पाओगे। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त जर्नी। चैप्टर 1, द बिग साइकिल इन अ नटशेल। इस चैप्टर में डालियो पूरी किताब की फाउंडेशन रखते हैं। वे बताते हैं कि इतिहास रैंडम घटनाओं का सिलसिला नहीं है, बल्कि एक दोहराया जाने वाला पैटर्न है। हर महान राष्ट्र शुरुआत करता है मजबूत शिक्षा, अनुशासन, इनोवेशन और मेहनती संस्कृति से। धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसका बिजनेस फैलता है और उसकी करेंसी वर्ल्ड में स्वीकार की जाने लगती है। जब वेल्थ और पावर पीक पर पहुंचते हैं तब कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने लगता है, तो उसका डेट बढ़ता है, इनइक्वालिटी गहराती है और पॉलिटिकल पोलराइजेशन जन्म लेती है। साथ ही बाहर से एक नई राइजिंग पावर उभरती है। यही वो मोड़ होता है जहां डिक्लाइन की प्रक्रिया शुरू होती है। रे डालियो का कहना है कि राइज और फॉल भावनात्मक नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल प्रक्रियाएं हैं। अगर हम इस बिग साइकिल को समझ लें तो हम फ्यूचर इवेंट्स को बेहतर तरीके से एंटिसिपेट कर सकते हैं। चैप्टर 2, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पावर। इस चैप्टर में डालियो बताते हैं कि किसी देश की ताकत को भावनाओं से नहीं बल्कि मेजरेबल इंडिकेटर से समझा जा सकता है। वे लगभग 18 अलग अलग फैक्टर्स का जिक्र करते हैं, जिनमें एजुकेशन लेवल, इनोवेशन, कॉम्पिटिटिवनेस, मिलिट्री स्ट्रेंथ, उसके बाद ट्रेड शेयर और फाइनेंशियल सेंटर स्टेटस शामिल हैं। जब कोई देश इन क्षेत्रों में लगातार सुधार करता है तो उसकी ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ती है, लेकिन जब करप्शन बढ़ता है, ब्यूरोक्रेसी इनएफिशिएंट हो जाती है और वेल्थ गैप खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है, तब डिक्लाइन की नींव पड़ जाती है। डालियो हिस्टोरिकल डेटा के जरिए दिखाते हैं कि कैसे डच, ब्रिटिश और अमेरिकन एम्पायर्स में यही पैटर्न दोहराया गया। वे कहते हैं कि बदलाव अचानक नहीं होता, इंडिकेटर्स धीरे धीरे गिरते हैं, इसलिए समझदार लोग हेडलाइन से ज्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पर ध्यान देते हैं। चैप्टर 3, द बिग साइकिल ऑफ मनी एंड डेट। इस चैप्टर में रे डालियो इकोनॉमी के क्रेडिट सिस्टम को समझाते हैं। वे कहते हैं कि हर ग्रोथ फेज क्रेडिट एक्सपेंशन से शुरू होता है। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, लोग और सरकारें ज्यादा बोरोइंग्स करती हैं। इससे स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं, एसेट प्राइसेस ऊपर जाते हैं और बूम दिखाई देता है। लेकिन डेट हमेशा इनकम से तेज नहीं बढ़ सकता। एक समय ऐसा आता है जब रिपेमेंट प्रेशर बढ़ जाता है और इकोनॉमी स्लो डाउन में चली जाती है। तब सेंट्रल बैंक्स लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हैं, मतलब मनी प्रिंट करते हैं और रेट्स को कम करते हैं। शॉर्ट टर्म में इससे राहत मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में करेंसी कमजोर हो सकती है। रे डालियो इसे लॉन्ग टर्म डेट साइकिल कहते हैं, जो लगभग 70 से 100 साल में एक बड़े रिसेट की ओर ले जाता है। चैप्टर 4, द चेंजिंग वैल्यू ऑफ मनी। इस चैप्टर में रे डालियो समझाते हैं कि मनी की वैल्यू कागज में नहीं, ट्रस्ट में होती है। जब तक लोगों को विश्वास है कि सरकार अपने डेट को मैनेज कर सकती है, तब तक करेंसी मजबूत रहती है। लेकिन जब डेट अनकंट्रोल्ड हो जाता है और गवर्नमेंट ज्यादा पैसा छापती है, तो इन्फ्लेशन और डिवैल्यूएशन शुरू हो जाता है। हिस्ट्री में कई रिजर्व करेंसीज इसी वजह से कमजोर पड़ी हैं। डालियो बताते हैं कि रिजर्व करेंसी स्टेटस एक प्रिविलेज है जो देश को सस्ता बोरोइंग्स करने की सुविधा देता है, लेकिन यही सुविधा ओवर बोरोइंग्स को भी बढ़ावा देती है। जब इन्वेस्टर को लगता है कि करेंसी की परचेसिंग पावर घट रही है, वे गोल्ड और रियल एसेट्स की ओर शिफ्ट करते हैं। ये चैप्टर सिखाता है कि फिस्कल डिसिप्लिन करेंसी स्टेबिलिटी की बैकबोन है। चैप्टर 5, इंटरनल ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। इस चैप्टर में रे डालियो बताते हैं कि किसी भी राष्ट्र का असली खतरा अक्सर बाहर से नहीं, अंदर से होता है। जब वेल्थ गैप बहुत अधिक बढ़ जाता है और मिडिल क्लास कमजोर होने लगती है, तब समाज में असंतोष पैदा होता है। इकोनॉमिक स्ट्रेस के समय पॉलिटिकल पोलराइजेशन तेज हो जाती है। लोग सिस्टम को अनफेयर मानने लगते हैं और इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट कम होने लगता है। रे डालियो हिस्टोरिकल एग्जांपल्स के माध्यम से दिखाते हैं कि रिवॉल्यूशंस और सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हुए हैं। वो अवसर समान नहीं होते और मेरिटोक्रेसी कमजोर पड़ती है।
तो इंटरनल ऑर्डर डगमगाने लगता है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, फेयर पॉलिसीज और इक्वल अपॉर्चुनिटी सोशल स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। ये चैप्टर समझाता है कि लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी के लिए सोशल यूनिटी उतनी ही जरूरी है जितनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। चैप्टर 6 एक्सटर्नल ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। इस चैप्टर में राइजिंग पावर और डोमिनेंट पावर के बीच टकराव पे फोकस किया गया है। रे डालियो कहते हैं कि जब एक नया देश तेजी से आर्थिक और सैन्य शक्ति प्राप्त करता है तो मौजूदा सुपर पावर को चुनौती महसूस होती है। ट्रेड वॉर्स, सैंक्शंस, टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस और मिलिट्री अलायंस इसी कंपटीशन के हिस्से होते हैं। हिस्ट्री में ब्रिटेन वर्सेस जर्मनी और यूएस वर्सेस जापान जैसे एग्जांपल्स मिलते हैं। डालियो इसे पावर ट्रांजिशन डायनेमिक कहते हैं। यदि डिप्लोमेसी सफल ना हो तो संघर्ष बढ़ सकता है। हालांकि हर ट्रांजिशन युद्ध में नहीं बदलता, लेकिन तनाव लगभग निश्चित होता है। ये चैप्टर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को एक बड़े साइकिल के रूप में देखने की पुष्टि देता है, जहां डोमिनेंस स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी होता है। चैप्टर 7 इन्वेस्टिंग इन लाइट ऑफ बिग साइकिल। इस चैप्टर में रे डालियो अपने थ्योरी को प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज में बदलते हैं। वे कहते हैं कि इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म न्यूज की बजाय लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स पर ध्यान देना चाहिए। जब किसी देश का डेट स्तर बहुत ऊंचा हो, करेंसी प्रेशर में हो और पॉलिटिकल डिवीजन बढ़ रही हो तो रिस्क भी बढ़ता है। डालियो डाइवर्सिफिकेशन पर जोर देते हैं, सिर्फ स्टॉक्स और बॉन्ड्स में नहीं बल्कि अलग अलग देशों और करेंसीज में भी। वे रियल एसेट्स जैसे गोल्ड और कमोडिटीज को करेंसी डिवैल्यूएशन के समय प्रोटेक्टिव बताते हैं। राइजिंग इकोनॉमीज में ग्रोथ पोटेंशियल होता है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होती है। उनका मुख्य संदेश है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करो बल्कि अपने पोर्टफोलियो को हर साइकिल के लिए तैयार करो। चैप्टर 8 द लास्ट 500 इयर्स इन अ नटशेल। इस चैप्टर में रे डालियो पिछले 500 साल की ग्लोबल हिस्ट्री को समराइज करते हैं। वे दिखाते हैं कि डच, ब्रिटिश और अमेरिकन एम्पायर्स ने लगभग समान ट्रेजेक्टरी फॉलो की। शुरुआत इनोवेशन और ट्रेड एक्सपेंशन से होती है, फिर फाइनेंशियल डोमिनेंस और रिजर्व करेंसी स्टेटस आता है। पीक के बाद डेट एक्यूमुलेशन, इनइक्वालिटी और मिलिट्री ओवर एक्सटेंशन शुरू होते हैं। धीरे धीरे एक नई राइजिंग पावर चुनौती देती है। डालियो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी बदलती है लेकिन ह्यूमन बिहेवियर लार्जली समान रहता है। ग्रीड, फियर, कंपटीशन और एम्बिशन हर युग में मौजूद रहे हैं। इसी वजह से साइकिल्स दोहराए जाते हैं। ये चैप्टर बिग साइकिल थ्योरी को ऐतिहासिक प्रमाण देता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज की दुनिया इस साइकिल के किस चरण में है। चैप्टर 9 द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ द डच एम्पायर। इस चैप्टर में नीदरलैंड्स के उत्थान और पतन का विस्तृत विश्लेषण है। 17वीं सदी में डच एम्पायर मैरीटाइम ट्रेड, शिप बिल्डिंग और फाइनेंशियल इनोवेशन की वजह से विश्व शक्ति बना। एम्स्टरडैम ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर बन गया और डच गिल्डर रिजर्व करेंसी के रूप में स्थापित हुआ। स्ट्रॉन्ग एजुकेशन और डिसिप्लिन सोसाइटी उसकी ताकत थे, लेकिन समय के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स और हाई कॉस्ट ने दबाव बढ़ाया। डेट बढ़ता गया और ब्रिटेन जैसी राइजिंग पावर ने उसे चुनौती दी। धीरे धीरे फाइनेंशियल लीडरशिप शिफ्ट हो गई। डालियो दिखाते हैं कि प्रॉस्पेरिटी अक्सर कॉम्प्लेंसी भी लाती है। डच एग्जाम्पल ये सिखाता है कि पीक पर पहुंचना जितना कठिन है, वहां टिके रहना उससे भी ज्यादा कठिन है। चैप्टर 10 द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण अनमैच्ड इकोनॉमिक पावर बना। मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस, नेवल सुपीरियरिटी और ग्लोबल कॉलोनीज ने उसे विशाल साम्राज्य में बदल दिया। लंदन विश्व का प्रमुख फाइनेंशियल हब बना और पौंड स्टर्लिंग रिजर्व करेंसी बना। लेकिन दो विश्व युद्धों ने ब्रिटेन की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी। वॉर एक्सपेंसेस और बोरोइंग्स ने डेट बढ़ा दिया। धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स अधिक शक्तिशाली बन गया। लीडरशिप ट्रांजिशन अचानक कोलैप्स नहीं था बल्कि ग्रेजुअल शिफ्ट था। रे डालियो बताते हैं कि एक्सेसिव मिलिट्री स्पेंडिंग और फाइनेंशियल स्ट्रेन डिक्लाइन के बड़े संकेत होते हैं। ये चैप्टर दर्शाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर्स भी स्ट्रक्चरल वीकनेस से नहीं बच सकते। चैप्टर 11 द राइज एंड चैलेंजेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इस चैप्टर में डालियो यूनाइटेड स्टेट्स की राइज स्टोरी और करंट चैलेंजेस का विश्लेषण करते हैं। स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरियल कल्चर और मिलिट्री डोमिनेंस ने यूएस को सुपर पावर बनाया। डॉलर रिजर्व करेंसी बना जिससे यूएस को सस्ता बोरोइंग्स एडवांटेज मिला। लेकिन समय के साथ राइजिंग नेशनल डेट, इनकम इनइक्वालिटी और पॉलिटिकल पोलराइजेशन ने इंटरनल वीकनेस पैदा की। मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट और ग्लोबल कंपटीशन ने प्रेशर बढ़ाया। डालियो संकेत देते हैं कि यूएस लेट साइकिल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है, हालांकि इनोवेशन अभी भी बड़ी स्ट्रेंथ है। वे कहते हैं कि अडेप्टेबिलिटी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बिना लीडरशिप बनाए रखना कठिन हो सकता है। चैप्टर 12 द राइज ऑफ चाइना।
इस चैप्टर में डालियो चाइना के रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन का विश्लेषण करते हैं। पिछले 4 दशकों में चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट ग्रोथ के जरिए रिमार्केबल प्रोग्रेस की है। सेंट्रल प्लानिंग और लॉन्ग टर्म विजन उसकी रणनीति का हिस्सा रहे हैं। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। चाइना ग्लोबल ट्रेड में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका है और धीरे धीरे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस भी बढ़ा रहा है। हालांकि डेट लेवल्स और एजिंग पॉपुलेशन चैलेंजेस हैं, लेकिन ग्रोथ मोमेंटम मजबूत है। रे डालियो चाइना को क्लासिक राइजिंग पावर के रूप में देखते हैं, जो एग्जिस्टिंग डोमिनेंट पावर को चैलेंज कर रही है। ये चैप्टर दिखाता है कि पावर शिफ्ट एक ग्रेजुअल और स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया होती है। चैप्टर 13 यूएस चाइना रिलेशंस एंड बिग साइकिल क्लैश। ये चैप्टर मौजूदा ग्लोबल टेंशन को एक्सप्लेन करता है। डालियो कहते हैं कि जब राइजिंग पावर और डोमिनेंट पावर इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ में करीब आ जाते हैं, तो कंपटीशन स्वाभाविक हो जाती है। ट्रेड डिस्प्यूट्स, टेक्नोलॉजी बैन्स, सैंक्शंस और स्ट्रेटेजिक अलायंस इसी राइवलरी का हिस्सा है। हिस्ट्री में ऐसे ट्रांजिशंस कई बार कॉन्फ्लिक्ट में बदले हैं, लेकिन आज की दुनिया इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के कारण अधिक कॉम्प्लेक्स है। यूएस और चाइना दोनों एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं। डालियो बैलेंस डिप्लोमेसी की आवश्यकता पर जोर देते हैं। वे संकेत देते हैं कि आने वाले वर्षों में ग्लोबल स्टेबिलिटी काफी हद तक इस रिलेशनशिप के मैनेजमेंट पर निर्भर करेगी। चैप्टर 14 द फ्यूचर। फाइनल चैप्टर में रे डालियो कहते हैं कि भविष्य पूरी तरह प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, लेकिन पैटर्न्स हमें दिशा देते हैं। नेशंस राइज और डिक्लाइन करते रहेंगे, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इंडिविजुअल्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेकर खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, ओपन माइंडनेस और अडेप्टेबिलिटी जरूरी है। रे डालियो फियर बेस्ड थिंकिंग के बजाय प्रिपरेशन माइंडसेट अपनाने की सलाह देते हैं। बिग साइकिल को समझना पैनिक फैलाने के लिए नहीं, क्लैरिटी पाने के लिए है। चेंज इनएविटेबल है, लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटजी से अनसर्टेनिटी को अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। ये चैप्टर होप के साथ कंक्लूड करता है। अवेयरनेस ही सर्वाइवल और सक्सेस की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, ये थी चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की गहराई से समझी हुई कहानी। आज हमने सिर्फ एक किताब की समरी नहीं देखी, हमने इतिहास के उस पैटर्न को समझा जो बार बार खुद को दोहराता है। सवाल ये नहीं कि दुनिया बदलेगी या नहीं, सवाल ये है अगर बदलाव आएगा तब आप तैयार होंगे या हैरान हो जाएंगे। एम्पायर्स उठते हैं, करेंसीज बदलती है, पावर शिफ्ट होती है, लेकिन एक चीज हमेशा आपके कंट्रोल में रहती है, वो है आपकी समझ। अगर आप साइकिल्स को समझ लेते हैं तो हेडलाइंस आपको कभी भी नहीं डराएंगी, बल्कि वो आपको एक संकेत देंगी। याद रखिए, स्मार्ट लोग भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करते, वे भविष्य के लिए तैयारी करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को एक नया एंगल दिया है तो इसे सिर्फ देखकर मत छोड़िए, इसे लाइक करके शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए और खुद को फाइनेंशियली और मेंटली मजबूत बनाइए। चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब जरूर करना, जहां नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।